ऐ स्त्री तू कल आना, ऐसी है ये कहानी। ऐ बातें की थी कि ध्रुव बस सही जगह पर सही समय पर था, इसलिए ध्रुव को विभाषा गांव अलग दिखा। ध्रुव ओजस की नॉलेज के बारे में सोचकर काफी इम्प्रेस हो गया था, पर तभी ध्रुव ने गांव में हुए एक्सीडेंट के बारे में सोचा। अगर किसी को भी टूटता तारा देखना है तो उसके लिए मौसम साफ होना चाहिए और आसमान में चांद भी नहीं होना चाहिए, तभी टूटता हुआ तारा अच्छे से दिख सकता है। लेकिन एक्सीडेंट वाली रात मौसम खराब था, तो फिर ये लोग पिकनिक मनाने और तारे देखने क्यों गए? ध्रुव ने यही सवाल जाकर अपने दादाजी से पूछा, लेकिन दादाजी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। थोड़ा और जांच करने के बाद ध्रुव को अचानक से पता लगा कि ओजस जिस सही समय और सही जगह की बात कर रहा था, वैसी स्थिति आज ही बनने वाली थी। अगर ध्रुव को वापस से विभाषा गांव में जाना है तो आज के दिन वो जा सकता है। इसके बाद कब मौका मिलेगा ये कोई नहीं जानता। ध्रुव के दादाजी ने ध्रुव से कहा, ये समय बुरी शक्तियों के लिए बहुत ही ताकतवर समय है। काली दुनिया का दरवाजा इस समय हमारी दुनिया में खुल चुका है। रात के समय बहुत सी बुरी आत्माएं घूमती नजर आ सकती हैं और उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। पर ध्रुव ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। ध्रुव के दादाजी भी जानते थे कि ध्रुव नहीं रुकने वाला। ध्रुव वापस से विभाषा गांव जाने का फैसला कर चुका था। ध्रुव ने अपना बैग पैक कर लिया। जब ध्रुव घर से निकलने ही वाला था, तभी अच्युतचारण ने ध्रुव से जाकर कहा, बेटा, ये समय सबसे खतरनाक है। तुम्हारे ऊपर से अब भी काली शक्तियों का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और दूसरी दुनिया का दरवाजा भी खुला है। एक बार फिर सोच लो ध्रुव, इस समय विभाषा गांव जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। कुछ भी हो सकता है। ध्रुव ने अपने दादाजी से कहा, मैं इस बार नहीं रुक सकता दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। जब ध्रुव बाहर पढ़ने चला गया था, तब ध्रुव ने सोचा था कि अब ध्रुव को वापस कभी इन सब चीजों से डील नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ध्रुव ओजस से मिला और उसने सिंधु परिवार की मदद की, तब ध्रुव को समझ आ गया कि ये सब कुछ ध्रुव की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब पिट्टौरी से ओजस अपने घर जा रहा था, तभी ध्रुव को यह एहसास हुआ कि ध्रुव को अब अकेले ही लड़ना होगा, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। पर फिर भी ध्रुव को ओजस की बहुत याद आ रही थी। एक लंबी आह भरकर ध्रुव पहाड़ पर पहुंच गया। थोड़ा आगे जाने पर ध्रुव ने देखा कि कोई पहाड़ पर ऊपर जाने वाले रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा है। जब ध्रुव ने ध्यान से देखा तो ध्रुव को तरुण नजर आया। ध्रुव सोच में पड़ गया कि आखिर तरुण यहाँ क्यों बैठा हुआ है। जैसे ही ध्रुव तरुण के नजदीक पहुंचा तो ध्रुव से पहले तरुण ने ही ध्रुव से कहा, तुमसे ऊंची आवाज में बात करने के लिए मुझे माफ कर दो ध्रुव। ध्रुव ने तरुण को देखा। तरुण के कपड़े पसीने से भीग चुके थे और तरुण बहुत थका हुआ लग रहा था। ध्रुव ने कहा, हाँ ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तरुण ने कहा, मैं तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इस एक्सीडेंट का विभाषा गांव से कोई न कोई कनेक्शन है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा। बोलो मंजूर है? ध्रुव की जगह अगर ओजस होता तो साफ मना कर देता, लेकिन ध्रुव ऐसा नहीं था। हालांकि ओजस को खतरों से लड़ने का ज्यादा अनुभव था, लेकिन ध्रुव इस समय बस यही सोच रहा था कि अगर तरुण ने कोई परेशानी खड़ी की तो ध्रुव तरुण को कैसे हराएगा। वैसे भी ध्रुव को ये लग रहा था कि तरुण को कोई तंत्र मंत्र नहीं आता है। ध्रुव को इतनी गहरी सोच में देखकर तरुण ने ध्रुव से कहा, मैं जानता हूँ तुम तुम्हारे परिवार के बारे में और अपने लोगों के काम के बारे में सोच रहे हो, पर तुम ज्यादा चिंता मत करो। वैसे मैं जानता हूँ कि यशिका की अस्थियां कहाँ हैं। ध्रुव ने चौंकते हुए तरुण से पूछा, तुम्हें कैसे पता? और एक मिनट, अस्थियों से तुम्हारा क्या मतलब है? तरुण ने कहा, विभाषा में जब आग लगी थी तो सभी लोग जलकर राख हो गए। किसी का
अंतिम संस्कार नहीं हो पाया क्योंकि ना तो किसी का शरीर मिला और ना ही किसी की अस्थियां। इसलिए गांव के बाहर जो स्मारक है उसमें सभी के नाम है, लेकिन यशिका का नहीं है क्योंकि यशिका पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी नहीं था। बाद में किसी ने मुझे बताया कि यशिका की अस्थियां कहाँ हैं। मैंने जाकर देखा तो वहां पर अस्थियां थीं। ये बात सुनकर ध्रुव ने बिना कुछ सोचे ही तरुण को साथ आने के लिए हाँ कह दिया। ध्रुव यशिका का नाम सुनते ही तरुण की सभी शर्तें मान गया था। ध्रुव को उम्मीद तो थी कि आज ध्रुव यशिका को इंसाफ दिला देगा और अब तरुण भी ध्रुव के साथ था तो चीजें और आसान होनी चाहिए थी, पर न जाने क्यों ध्रुव को ओजस की कमी बहुत खल रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद ध्रुव और तरुण उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए। एक्सीडेंट वाली जगह से सब कुछ हटा दिया गया था। सभी रिपोर्ट्स पुलिस वाले और बाकी लोग लेकर चले गए थे। कार के टूटे हुए पुर्जे अब भी वहां पड़े हुए थे। हालांकि ज्यादा दिमाग लगाने की ध्रुव को जरूरत नहीं थी क्योंकि ध्रुव एक्सीडेंट की जांच करने नहीं आया था। ध्रुव जानना चाहता था कि एक्सीडेंट किसी बुरी शक्ति की वजह से हुआ है। उस जगह पर 2 गाड़ियों के टायर के निशान साफ दिख रहे थे। ध्रुव ने चलते समय तरुण से पूछा, तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना है? तुम यशिका को पहले से जानते थे क्या? तरुण ने ध्रुव से कहा, हाँ, मैं यशिका के साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन यशिका कॉलेज में फेल हो गई थी। मैं आगे पढ़ने निकला। जब तुम यशिका से मिले थे तब वो जिंदा थी या उसकी मौत हो गई थी? तरुण ने कहा, मेरी किस्मत अच्छी थी तब यशिका जिंदा थी, पर शायद मेरी किस्मत में यशिका का साथ नहीं लिखा था। जब मैं वापस लौटा तब यशिका का पहले से एक बॉयफ्रेंड था। उन्हें 2-3 साल हो चुके थे और वो साथ ही थे। वो लड़का यशिका का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो सिंपल सा लड़का था। वो लड़का यशिका के लायक नहीं था। ध्रुव तरुण के चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकता था। तरुण को जैसे उस लड़के से चिढ़ हो रही थी। तरुण उस लड़के के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ध्रुव को बताना भी जरूरी था। तरुण ने कहा, पता नहीं यशिका को उस लड़के में क्या नजर आता था, पर मैं यशिका को उस लड़के के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने यशिका को समझाना चाहा। मैंने यशिका को बहुत मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि वो लड़का यशिका के लायक नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। मैं पागल हो चुका था, लेकिन मेरी कोशिश काम नहीं आ रही थी। यशिका मुझसे जैसे तंग आने लगी थी, इसलिए यशिका ने जल्दी ही फैक्ट्री में आना बंद कर दिया। जब मैंने पता लगाया कि यशिका क्यों नहीं आ रही है, तो पता चला कि यशिका ने उस लड़के से शादी कर ली। वो लड़का विभाषा से ही था। यशिका की शादी के बाद उससे मिल नहीं पाता था, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं मौके की तलाश में था और जल्द ही मुझे मौका मिला। यशिका का पति गांव से किसी काम के लिए बाहर चला गया था और उसके बाद वापस नहीं आया। जब मुझे पता चला कि गांव वाले यशिका को परेशान कर रहे हैं, तो मैं यशिका को लेने के लिए चोरी छुपे विभाषा गांव भी गया, लेकिन गांव के एक कुत्ते ने मुझे पहचान लिया और वो मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं गांव से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में ही गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया। गांव वालों ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैं दूसरे गांव का था, इसलिए उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। जब मैं ठीक हुआ तो मैं एक बार फिर से यशिका से मिलने गया, लेकिन इस बार मैंने बहुत देर कर दी थी। ध्रुव ने तरुण से पूछा, क्यों, क्या हुआ? तरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, जब तक मैं गांव पहुंचा तब तक यशिका इस दुनिया से जा चुकी थी। तरुण इतना कहकर थोड़ा उदास हो गया। ध्रुव भी यहाँ तक सुनने के बाद थोड़ा दुखी हो गया था। ध्रुव ने तरुण से तरुण काली के बारे में पूछना चाहा। बातों बातों में जब ध्रुव ने तरुण से ये बात पूछी तो तरुण ने कहा कि ये बस अखबार वाले ने गलती से तरुण माली की जगह तरुण काली छाप दिया था और कुछ नहीं। ध्रुव के पास तरुण की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ध्रुव और तरुण विभाषा गांव पहुंचने ही वाले थे। गांव की एंट्रेंस पर इस बार तरुण की गाड़ी नहीं रुकी। वो आगे चले गए।
तरुण ने तब तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक कि सामने का रास्ता खत्म नहीं हो गया। बहुत आगे निकलने के बाद तरुण रुक गया और सामने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए तरुण ने ध्रुव से कहा, वहां उस पहाड़ पर है यशिका की अस्थियां। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यशिका की अस्थियां इस पहाड़ पर क्या कर रही थी, पर ध्रुव ने कुछ पूछा नहीं। ध्रुव ने उस पहाड़ को देखा। वो पहाड़ गांव से बहुत दूर था। तरुण ने उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और ध्रुव भी उसके पीछे पीछे चला गया। बहुत देर की चढ़ाई के बाद एक जगह तरुण ने रुक कर कहा, हम पहुंच गए हैं। ध्रुव के चेहरे पर शांति थी। वो बहुत थक गया था। उस पहाड़ पर काफी सारी झाड़ियां थी, इसलिए ध्रुव तरुण की आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे जाते ही ध्रुव ने देखा कि वहां एक छोटी सी गुफा है। उसके अंदर एक बोर्ड पर लिखा था, यशिका माली, मेरी पत्नी की समाधि। उस बोर्ड पर नीचे तरुण के साइन थे। ध्रुव को वो बोर्ड देखकर कुछ गलत लग रहा था। ध्रुव ने तरुण से पूछा, यशिका की अस्थियां कहाँ हैं? तरुण ने कहा, मैंने उन्हें जमीन में गाड़ दिया है। मैं यशिका का अंतिम संस्कार तो नहीं कर पाया, इसलिए यशिका की अस्थियों से मैंने एक समाधि बना दी। ध्रुव ने आसपास देखा तो उस जगह पर फूल के पौधे थे। पहाड़ पर इस तरह से फूल नहीं होते थे। ध्रुव ने पूछा, ये फूल तुमने उगाए हैं क्या? तरुण ने कहा, हाँ, ये मैंने उगाए हैं। यशिका को फूल बड़े पसंद थे। ध्रुव को लगा कि तरुण और कुछ भी कहेगा, लेकिन तरुण उस समाधि के पास जाकर शांत हो गया जिस जगह पर यशिका की अस्थियां दफनाई गई थी। उस जगह से पूरा विभाषा गांव दिखता था। जब ध्रुव उस समाधि के पास गया तो ध्रुव को अजीब सा महसूस हुआ। इतने सालों के बाद ध्रुव आराम से बता सकता था कि कुछ तो गड़बड़ है। ध्रुव को यशिका की समाधि कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन किसी भी गड़बड़ का पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि उस समाधि को खोद कर पता चलता। इसलिए ध्रुव ने कुछ नहीं किया। ध्रुव यशिका की समाधि के पास बैठा हुआ था और तरुण ध्रुव के पीछे था। ध्रुव को यशिका का चेहरा याद था जब वो बीमार थी। ध्रुव ने मन ही मन कहा, मैं यशिका को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव वहां से हटा और पीछे घूमा तो ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। ध्रुव ने देखा कि तरुण अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है और ध्रुव को लगातार घूरते जा रहा है। तरुण के चेहरे पर एक बहुत शैतान सी मुस्कान थी, जो कि किसी को भी डरा सकती थी। ध्रुव ने तरुण ने ध्रुव से कुछ नहीं कहा और वो बस मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे तरुण ध्रुव की तरफ आगे बढ़ रहा था। तरुण के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, जिसे देखकर ध्रुव को डर लग रहा था। ध्रुव इस समय खतरे में था क्योंकि तरुण गुफा की शुरुआत में खड़ा था और ध्रुव गुफा के अंदर, इसलिए ध्रुव भाग भी नहीं सकता था। ध्रुव अपने आप को बचाने की तरकीब सोच रहा था, लेकिन ध्रुव के पास कोई चारा नहीं था। ध्रुव ने तरुण से कहा, ऐसा मत करो तरुण। इस बार तरुण को गुस्सा आया और तरुण ध्रुव की तरफ दौड़ता हुआ आया। तरुण ने कुल्हाड़ी दोनों हाथों से पकड़ी और ध्रुव पर वार किया, लेकिन ध्रुव थोड़ा तेज था। ध्रुव समय रहते कुल्हाड़ी से बच गया और साइड हो गया। ध्रुव के हटते ही तरुण की कुल्हाड़ी गुफा के अंदर की मिट्टी में घुस गई और अटक गई। कुल्हाड़ी बहुत तेज धार वाली थी, इसलिए अच्छी तरह से अंदर घुस चुकी थी। तरुण पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कुल्हाड़ी निकाल ले, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा था। ध्रुव ने इस मौके का फायदा उठाया और तरुण पर पीछे से वार किया। ध्रुव ने तरुण की पीठ पर अपनी कोहनी से मारा और उसके बाद पूरा जोर लगाकर तरुण को कमर से पकड़कर पलट दिया। गुफा में छोटे छोटे पत्थर और जंगली पेड़ों के कांटे पड़े थे, जिन पर गिरकर तरुण को बहुत तेज दर्द हुआ। तरुण दर्द से चिल्ला उठा और गुफा में उसकी आवाज गूंजने लगी, पर तब भी तरुण ने हार नहीं मानी। तरुण उठा और भागकर ध्रुव की तरफ आया और तरुण ने ध्रुव की गर्दन पकड़ ली।
तरुण की पकड़ बहुत तेज थी। ध्रुव को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ध्रुव को हाथ हिलाने में भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि तरुण जैसे भारी आदमी को उठाकर पटकना बहुत मुश्किल काम था। फिर भी ध्रुव ने अपने दोनों हाथों से तरुण का चेहरा पकड़ा। ध्रुव ने तरुण की आंखों के पास जोर से अपनी उंगली दबा दी, जिससे तरुण को बहुत तेज दर्द हुआ। तरुण ने जैसे ही ध्रुव को छोड़ा, ध्रुव ने तरुण को धक्का दे दिया और तरुण लड़खड़ा कर गिर गया। पर इस बार ध्रुव ने देर नहीं की। तरुण के जमीन पर गिरते ही ध्रुव ने तरुण के पेट में जोरदार लात मारी। ध्रुव ने तरुण के पैरों पर लात मारी ताकि तरुण उठ ना पाए। तरुण घायल होकर जमीन पर गिर गया। तरुण का शरीर खून और पसीने से भीग चुका था। ध्रुव ने जाकर पहाड़ में धंसी हुई उस कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। लड़ाई के दौरान तरुण की जेब से गाड़ी की चाबी गिर गई थी। ध्रुव ने वो चाबी भी उठा ली। ध्रुव के हाथ में कुल्हाड़ी थी, इसलिए ध्रुव तरुण के पास गया और दर्द से रो रहे तरुण की बेल्ट निकालकर ध्रुव ने तरुण के हाथ बांध दिए। ध्रुव ने तरुण के पैर इसलिए नहीं बांधे ताकि जब तरुण का दर्द कम हो तो वो खुद उठकर अपने घर पहुंच जाए। अपने हाथों को बंधा हुआ देखकर तरुण ने ध्रुव से कहा, जो भी विभाषा गांव से जुड़ेगा वो मारा जाएगा। ध्रुव ने तरुण से कहा, अच्छा, तुम भी तो विभाषा से जुड़े हुए हो, तुम तो जिंदा हो ना, बेवकूफ कहीं के। ध्रुव तरुण को गुफा में छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। जब ध्रुव पहाड़ से नीचे आ रहा था तब मौसम वापस से बिगड़ने लगा था। आसमान में काले बादल थे और मौसम बिल्कुल वैसा ही हो चुका था जैसा उस दिन था जब ध्रुव पहली बार यशिका से मिला था। ध्रुव जल्दी ही कार के पास पहुंच गया। ध्रुव कार में बैठा और वापस जाने लगा, लेकिन जब ध्रुव विभाषा गांव से गुजर रहा था, ध्रुव ने गांव के बाहर वाले पेड़ के पास एक आदमी को खड़े हुए देखा। जब ध्रुव पास गया तो ध्रुव ने देखा कि ये वही आदमी है जिसने ध्रुव को उस दिन रोका था, जब ध्रुव यशिका के लिए दवाई लेने जा रहा था। ध्रुव को इस बार लगा कि ये उसके मन का भ्रम है और कुछ नहीं, इसलिए ध्रुव ने कार नहीं रोकी और वो आगे बढ़ता रहा। ध्रुव को ओजस की बात याद आ गई। ओजस ने कहा था कि ऐसी जगह पर जाने के लिए इंसान का सही समय पर सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्युतचारण ने कहा था कि अगर आज ध्रुव गांव में चला गया तो वो अपनी मौत को दावत देगा। आज रात गांव में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ध्रुव को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी ध्रुव को सच का पता लगाने के लिए गांव में जाना था। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने से पहले ही ध्रुव उस खंडर पड़े मंदिर की तरफ चला गया और जैसे ही ध्रुव मंदिर में पहुंचा, बाहर तेज बारिश होने लगी। ध्रुव ने थोड़ी देर बाद बारिश के रुकने का इंतजार किया, लेकिन बारिश रुकी नहीं तो ध्रुव विभाषा गांव के लिए निकल गया। ध्रुव जानता था कि आज रात खतरा ज्यादा है और बुरी शक्तियां ज्यादा ताकतवर होंगी। फिर भी ध्रुव प्रार्थना कर रहा था कि वो आज किसी भी तरह गांव में चला जाए, और वही हुआ। जब ध्रुव गांव के एंट्रेंस पर पहुंचा तो ध्रुव को खंडर पड़े विभाषा गांव की जगह ठीक वैसे नजर आई जैसा पहली बार ध्रुव ने देखा था। घरों में खाने की खुशबू आ रही थी। चूल्हे का धुआं घरों से बाहर आ रहा था। लोगों के होने का निशान आज गांव में साफ नजर आ रहा था। लेकिन ध्रुव सीधे रास्ते से गांव में नहीं गया। ध्रुव ने दूसरा रास्ता लिया। ध्रुव दूसरे गांव का था, इसलिए वो आराम से विभाषा गांव के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता था। ध्रुव ने दूसरा रास्ता लिया और ध्रुव सीधे निर्मला काकी के घर पहुंच गया। जैसे ही निर्मला काकी ने दरवाजा खोला तो ध्रुव को देखकर मुस्कुराने लगी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ असली नहीं है। निर्मला काकी ने ध्रुव से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ध्रुव के हाथ में एक रोटी थमा दी और निर्मला काकी अंदर चली गई। ध्रुव ने भी वो रोटियां अपने बैग में रखी और ध्रुव यशिका के घर चला गया। ध्रुव को घबराहट हो रही थी और पसीना भी आ रहा था। थोड़ा आगे चलकर ध्रुव को ऐसा लगा कि कोई ध्रुव को देख रहा है। ध्रुव ने देखा
तो निर्मला काकी अपने घर की खिड़की से ध्रुव को घूर रही थी। निर्मला काकी अब भी मुस्कुरा रही थी। निर्मला काकी इतनी भयानक लग रही थी कि ध्रुव का दिल सहम गया और ध्रुव की घबराहट बढ़ गई। ध्रुव की धड़कनें तेज हो चुकी थी। क्या ध्रुव यशिका के घर सही सलामत पहुंच पाएगा या फिर कोई और मुसीबत ध्रुव का रास्ता रोक लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना।